आज हम लोग मध्यकाल की चित्रकला के विषय पर चर्चा करेंगे। मध्यकाल का समय 10वीं से 15वीं शताब्दी माना जाता है। इसके मध्य में दो प्रमुख शैलियों का विकास हुआ। पहली पाल शैली के नाम से जानी जाती है और दूसरी अपभ्रंश या जैन शैली के नाम से जानी जाती है। तो पहली शैली पाल शैली है। पाल शैली बौद्ध धर्म से संबंधित थी, इसलिए इसे बौद्ध शैली भी कहा जाता है। पाल शैली की पाल वंश की स्थापना राजा गोपाल ने की थी। राजा गोपाल को पाल वंश का प्रथम शासक कहा जाता है। इसके पश्चात इसका पुत्र धर्मपाल गद्दी पर बैठा। धर्मपाल एक विद्याव्यसनी और कला अनुयागी शासक था। इसने मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला का बहुत ही अधिक विकास किया। पाल शैली बौद्ध धर्म से संबंधित होने के कारण इस शैली में बौद्ध धर्म से संबंधित या महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित अनेक कथाओं का उल्लेख किया गया है। पाल शैली को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसको बिहार शैली से के नाम से, पाल शैली तथा पूर्वी शैली के नाम से जाना जाता है। इस शैली का विकास बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बंगाल, नेपाल आदि क्षेत्र में हुआ। पाल शैली के प्रमुख चित्रकारों में नाम धीमान तथा उसके पुत्र वितपाल तथा जय पराजय व विजय का नाम प्रमुख है। पाल शैली के जो सचित्र ग्रंथ हैं उनमें पहला है अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, दूसरा है बौद्धचर्यावृत्ति, तीसरा है पंचशिखा, चौथा है गदाव्यूह या महामयूरी। गदाव्यूह व महामयूरी भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित हैं। इन चित्रों में पाल वंश के चित्रों में लाल, सफ़ेद, काले, हरे तथा नारंगी रंगों का प्रयोग हुआ है। इस काल में प्रज्ञा पारमिता, महामयूरी, गदाव्यूह आदि ग्रंथों में महायान बौद्ध शाखा से संबंधित अनेक चित्र बनाए गए हैं, जिनमें जातक कथाओं तथा बौद्ध तीर्थ स्थलों के चित्र बने हैं। यहाँ पे ताड़पत्री ग्रंथों की रचना की गई थी, जिन्हें पोथी चित्र भी कहते हैं। ताड़पत्री ग्रंथों की माप 22 गुणे 2.5 इंच मानी जाती है। चित्र के स्थान को छोड़कर शेष भाग में काली स्याही से सुंदर अक्षर में लिखा जाता था। यहाँ सरल व सीधी प्राथमिक रंगतों का प्रयोग हुआ है। लाल रंग के लिए सिंदूर, हिंगूल या महावर, नीले के लिए लाजवर्ती या नील, पीले के लिए हरताल, सफ़ेद व काले का प्रयोग हुआ है। यह शैली अजंता शैली पर आधारित है, क्योंकि अजंता में भी बौद्ध धर्म से बने हैं चित्र और पाल शैली में भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अतः दोनों शैलियों में बहुत हद तक समानता पाई जाती है। चित्रों की बाह्य रेखाएं काले व लाल रंगों से बनाई गई हैं। आँखों के ऊपर छाया लगाई जाती थी। पाल शैली में जो चित्र बने हैं उनकी प्रमुख विशेषता यह है कि उनकी बाह्य रेखाएं काले व लाल रंग से करी जाती थी। आँखों पर छाया लगाई जाती थी। गाल गोल, नाक नुकीली व आंखें बाहर को निकली हुई कान तक खिंची हुई बनाई गई हैं। अब हम दूसरी शैली, जिसे हम अपभ्रंश शैली के नाम से जानते हैं, वह 11वीं से 15वीं शताब्दी में पली व बढ़ी। ये शैली गुजरात में पली बढ़ी, जिसके कारण इसे गुजराती शैली, जैन शैली या पश्चिम भारतीय शैली या पश्चिमी शैली के नाम से भी जाना जाता है। ये शैली जैन धर्म से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में महरौली से 60 किमी दूर मदनपुर आला उदल की छोटी कचहरी में 12वीं शताब्दी के अंतिम तृतीयांश में बने चित्र अपभ्रंश शैली के हैं। ये मंदिर चंदेल राजा मदन वर्मा ने बनवाया था। अपभ्रंश शैली का नाम व खोज। अपभ्रंश चित्रण परिपाटी की खोज का प्रथम उदाहरण लेख 1913 ईस्वी में बर्लिन के वोल्कर कुंडे के संग्रहालय में संग्रहित कल्पसूत्र वाली कृति पर श्री हरमायन ने किया था। अतः इस शैली को हम 1913 ईस्वी में श्री हरमायन द्वारा खोजा गया। इस शैली के चित्र, अपभ्रंश शैली के जो चित्र बने हैं वो ताड़पत्र पर भी बने हैं, कागज पर भी बने हैं और कपड़े पर भी बने हैं। अपभ्रंश शैली को ही ग्रामीण शैली या ग्राम्य शैली के 3 रूपों में चित्र उपलब्ध हैं।
पहला ताड़पत्र पर बने पोथी चित्र, दूसरा कागज पर बने पोथी चित्र या स्फुट या छिन्न चित्र, तीसरा कपड़े पर बने पटचित्र या चित्रित पट। प्रायः श्वेतांबर जैन संप्रदाय के ग्रंथों में इस शैली के चित्र बने हैं। जैन ग्रंथों पर बने चित्रों के कारण इस शैली का नाम जैन शैली पड़ा। साहित्यिक गिरावट के कारण इसको अपभ्रंश शब्द का व्यवहार प्रायः सभी विद्वानों ने स्वीकार कर लिया था, क्योंकि इस काल में जो बनावट है वह थोड़ी उत्तम कोटि की ना होने के कारण इसे अपभ्रंश शैली कहा गया। परंतु प्रसिद्ध साहित्य सेवी श्री रायकृष्ण दास ने इस गिरावट वाली शैली का नाम अपभ्रंश शैली रख दिया। इस चित्र शैली में दो विधा उपलब्ध हैं, पहली ताड़पत्री है, दूसरी कागज वाले ग्रंथ। जो प्रथम है ताड़पत्री ग्रंथ, उनमें 3 समूह हैं। प्रथम समूह जो 1160 से 1350 वाले सचित्र ग्रंथ हैं, फिर द्वितीय समूह में 1350 से 1450 तक वाले सचित्र ग्रंथ हैं, और दूसरा जो है कागज वाले ग्रंथ। कागज वाले ग्रंथ 1350 से 1550 वाले सचित्र ग्रंथ हैं। ताड़पत्री ग्रंथों में जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनमें निशीथ चूर्णी, महावीर चरित, अंगसूत्र, दशवैकालिक लघुवृत्ति, महावीर चरित, नैमिषनाथ चरित, त्रिशिष्ट शलाका पुरुष चरित, कथा रत्न सागर, कल्काचार्य कथा, सुबाहु कथा आदि प्रमुख हैं। 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक का संग्रहणीय सूत्र है जो ताड़पत्री ग्रंथ है। ताड़पत्री ग्रंथों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं कि ताड़ चित्रों की विषय वस्तु प्रायः भगवान महावीर के जनजीवन चरित्र व उनकी शिक्षाओं से संबंधित हैं। क्षितिज रेखाओं का वास्तु में अंकन नहीं किया गया है, उसमें किसी प्रकार की कोई क्षैतिज रेखा नहीं बनाई गई है। किसी प्रकार का धरातल व आसमान में अंतर के लिए किसी रेखा का निर्माण नहीं किया गया है। दूसरे आते हैं कागज वाले ग्रंथ। 14वीं शताब्दी के मध्य में गुजरात पर विदेशी आक्रमणकर्ताओं के अधिकार हो गया था। विदेशी शासक अपने साथ कागज भी लाए थे। 14वीं शताब्दी में कागज का प्रारंभ हो गया था। कागज वाले सचित्र ग्रंथों की सूची इस प्रकार है। प्रमुख ग्रंथ हैं जो उनमें लौरचंदा, बसंत विहार, सिद्धे व्याकरण ग्रंथ आदि। प्रमुख ग्रंथ जो अपभ्रंश शैली में लिखे गए और वह उनके लेखक, तो पहला जो ग्रंथ है वह चौर पंचशिखा कवि कश्मीरी कवि विल्हण द्वारा लिखा गया है। गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखा गया है। लौरचंदा मुल्ला दाऊद द्वारा लिखा गया है। रसमंजरी भानुदत्त द्वारा लिखा गया है। कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा लिखा गया है। सुपासनाह चरित लक्ष्मण मणिक के द्वारा लिखा गया है। बसंत विलास बालचंद सूरी के द्वारा लिखा गया है। अमरू शतक अमरू नामक लेखक द्वारा लिखा गया है। इनमें सबसे प्रिय जो है वो रसिक प्रिया है, जिसे कवि केशव दास ने लिखा है। अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता की रचना नागार्जुन ने की है। कवि प्रिया की रचना भी केशव दास ने की है। प्रसन्न राघव की रचना जयदेव ने, सम्रांगण सूत्रधार की राजा भोज ने, और अभिलाषार्थ चिंतामणि की रचना सोमेश्वर ने की है। कर्ण सुंदरी की रचना विल्हण कवि ने की है तथा बृहद कथा मंजरी की रचना क्षेमेंद्र ने की है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मध्यकालीन चित्रकला का वैभव 2 शैलियों में बिखरा हुआ था, जिनमें पहली पाल शैली के नाम से जानते हैं, दूसरी को अपभ्रंश शैली के नाम से जानते हैं। अपभ्रंश शैली में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि वहाँ जो आकृतियाँ बनाई गई वो गुड्डे गुड़ियों के समान तथा बादल को रुई के टुकड़ों के समान बनाया गया है। वहाँ के लेखन क्षमता कमज़ोर थी। इतनी अच्छी न होने के कारण इसे अपभ्रंश नाम दिया गया।